नमस्कार, मैं जिया सक्सेना और आप देख रहे हैं आरकेबी न्यूज़। और अब एक नज़र आज की ताज़ा खबरों पर। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब देश का सबसे बड़ा युवा विद्रोह बन चुका है, जिसका नेतृत्व 36 वर्षीय एक्टिविस्ट सुदन गुरुङ कर रहे हैं। गुरुङ, जो हामी नेपाल एनजीओ के अध्यक्ष हैं, ने छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म और किताबों के साथ शांतिपूर्ण मार्च का आह्वान किया था, लेकिन सरकार द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे 26 प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने के बाद यह विरोध हिंसक हो गया। सोमवार को काठमांडू में संसद के बाहर हुई गोलीबारी में कम से कम 21 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए, जिससे गुस्सा और भड़क उठा। केपी चोर, देश छोड़ जैसे नारे राजधानी में गूंजने लगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल और संयुक्त राष्ट्र ने हिंसा की निंदा की और निष्पक्ष जांच की मांग की है। आंदोलन अभी जारी है और नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता को और गहरा कर रहा है। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आंदोलन मंगलवार को हिंसक हो गया। कर्फ्यू के बाद जनरेशन जेड के युवा सड़कों पर उतर आए और संसद भवन, राष्ट्रपति भवन व सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों प्रचंड व शेर बहादुर देउवा के घरों को आग के हवाले कर दिया। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल की पिटाई भी हुई। इस हिंसा में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। पीएम केपी शर्मा ओली ने आर्मी चीफ की सलाह पर इस्तीफा दे दिया। हालांकि अफवाह है कि वे विदेश भाग सकते हैं। इस बीच गृह मंत्री, कृषि मंत्री और जलापूर्ति मंत्री समेत कई मंत्रियों ने भी नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया। सरकार ने सोशल मीडिया से बैन हटा लिया है और मृतकों के परिजनों के लिए राहत, घायलों के मुफ्त इलाज तथा जांच समिति की घोषणा की है। प्रदर्शनों को जेन जेड आंदोलन कहा जा रहा है, जो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सरकार की नाकामी से उपजा है। हालात पर भारत और संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है और संयम बरतने की अपील की है। नेपाल में मंगलवार को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। प्रदर्शन की शुरुआत सरकार द्वारा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाए गए प्रतिबंध से हुई थी। सरकार ने कंपनियों पर स्थानीय नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया था, लेकिन इस कदम से पहले ही भ्रष्टाचार और आर्थिक अवसरों की कमी से नाराज युवाओं का गुस्सा भड़क गया। सोमवार को हुई झड़पों में 19 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद मंगलवार को प्रदर्शन और तेज हो गया। आयोजकों ने इसे जनरेशन जेड का आंदोलन बताया, जिसमें स्कूली बच्चे और कॉलेज के छात्र भी शामिल थे। टिकटॉक और अन्य प्लेटफॉर्म पर राजनेताओं के बच्चों की ऐशो आराम भरी जिंदगी को दिखाते वीडियो वायरल हुए, जिससे भाई भतीजावाद के खिलाफ गुस्सा और भड़क गया। नारों में लिखा था, भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया नहीं। युवाओं ने नेताओं पर #नेपो बेबीज, #पॉलिटिशियंस नेपो बेबी नेपाल और भाई भतीजावाद के आरोप लगाए हैं। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद भारत ने नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है और हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में पुलिस और अर्धसैनिक बल गश्त पर हैं और व्यापार आंशिक रूप से प्रभावित है। उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य सीमावर्ती इलाकों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। विदेश मंत्रालय ने नेपाल में भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी और हिंसा में हुई मौतों पर शोक जताया है। नेपाल के गहराते राजनीतिक संकट के बीच पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र ने हिंसक प्रदर्शनों में मारे गए युवाओं की मौत पर दुख जताया है और शांति की अपील की है। उन्होंने कहा कि युवाओं की जायज मांगों को सुना जाना चाहिए और आंदोलन को हिंसा में नहीं बदलना चाहिए। यह बयान उस समय आया जब सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शनों में कम से कम 19 लोग मारे गए। पूर्व नरेश ने 2008 में एक जन आंदोलन के बाद राजशाही को समाप्त करने के लिए गद्दी से उतार दिया गया था, ने विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी, उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और सैकड़ों घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बयान में कहा गया कि यह बेहद दुखद और निंदनीय है कि युवा पीढ़ी की जायज मांगों को पूरा करने की बजाय जानें चली गई और कई लोग घायल हुए। मैं हिंसा की निंदा करता हूं, जो शांतिपूर्ण नेपाली समाज के आदर्शों के विरुद्ध है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों का असर काठमांडू हवाई अड्डे पर भी पड़ा। राजधानी में धुआं और तनाव के बीच हवाई अड्डे को आंशिक रूप से बंद करना पड़ा, जिससे कई भारतीय उड़ानें प्रभावित हुईं। इंडिगो की दिल्ली काठमांडू और मुंबई काठमांडू उड़ानों को लखनऊ डाइवर्ट किया गया, जबकि एयर इंडिया ने दिल्ली काठमांडू मार्ग की 3 उड़ानें रद्द कर दी। राजधानी काठमांडू और अन्य शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए सोमवार को वोटिंग शुरू हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पहला वोट डाला। यह चुनाव भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पी सुदर्शन रेड्डी के बीच हो रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा और नतीजे शाम 6 बजे के बाद घोषित किए जाएंगे। कुल 781 सांसद मतदान के पात्र हैं और बहुमत का आंकड़ा 391 है। एनडीए के पास 425 सांसदों का समर्थन है, जबकि विपक्ष के पास 324 सांसद हैं। वाईएसआर कांग्रेस ने राधाकृष्णन को समर्थन दिया है, जबकि बीजेडी और पीआरएस मतदान से दूर रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक 96% वोटिंग दर्ज की गई। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह चुनाव हो रहा है। आज उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। इस दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पिछले 50 दिनों से जगदीप धनखड़ ने अप्रत्याशित चुप्पी साध रखी है। आज जब उनके उत्तराधिकारी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तब भी देश उनके ऐतिहासिक और अप्रत्याशित इस्तीफे पर बयान का इंतजार कर रहा है। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा उस समय दिया था जब उन्होंने मोदी सरकार द्वारा किसानों की घोर उपेक्षा, सत्ता में बैठे लोगों के अहंकार से पैदा होने वाले खतरों और अन्य मुद्दों पर चिंता व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर 2025 को बिहार के गया में अपनी दिवंगत मां हीराबेन का पिंडदान करने की चर्चा ने सोशल मीडिया और राजनीति में विवाद खड़ा कर दिया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और पंकुड़ी पाठक ने सवाल उठाए कि जब पीएम मोदी के छोटे भाई ने 7 मई 2023 को ही पिंडदान कर दिया था, तो दोबारा यह अनुष्ठान क्यों? विपक्ष ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया और आरोप लगाया कि मोदी ने उस समय कर्नाटक में रोड शो किया था। सोशल मीडिया पर यूजर्स भी बटे नजर आए। कुछ ने इसे धार्मिक परंपराओं का दुरुपयोग कहा, तो कुछ ने मोदी का बचाव किया। बिहार चुनावी माहौल के बीच इस मुद्दे को वोट बैंक से भी जोड़ा जा रहा है। बीजेपी ने इसे व्यक्तिगत आस्था का मामला बताया, जबकि विपक्ष ने इसे चुनावी पिंडदान करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें बीजेपी की तेलंगाना यूनिट द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले को खारिज किया गया। बीजेपी ने यह मामला 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान रेवंत रेड्डी के कथित मानहानिकारक बयान के आधार पर दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राजनीतिक पार्टियों को चेताया कि वे अदालतों का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई के लिए न करें। कोर्ट ने कहा कि एक राजनीतिक नेता को आलोचना सहने की क्षमता रखनी चाहिए। इस मामले में आरोप था कि रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के साथ मिलकर यह झूठी राजनीतिक कहानी तैयार की कि बीजेपी आरक्षण समाप्त कर देगी। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले कांग्रेस ने मंगलवार को वाईएसआरसीपी अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी पर हमला बोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करके लोकतांत्रिक ताकतों के साथ विश्वासघात किया। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने एक्स पर कहा कि आंध्र प्रदेश के लोग जगन के इस विश्वासघात को नहीं भूलेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि रेड्डी ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और सीबीआई मामलों के डर में आंध्र प्रदेश के हितों की अनदेखी की। टैगोर ने कहा कि यह रणनीति का सवाल नहीं है, यह आत्मसमर्पण है। मोदी और बाबू के दबाव के आगे झुकना। आंध्र प्रदेश को साहस चाहिए था, उन्होंने कायरता चुनी। कांग्रेस ने सभी सांसदों से अपील की कि वे ऐसे उम्मीदवार को वोट दें जो संविधान और लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा हो, न कि आरएसएस समर्थित उम्मीदवार के लिए। चीन के राजदूत जू फेईहोंग ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को अनुचित और बिना सोचे समझे बताते हुए आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने लंबे समय से मुक्त व्यापार का लाभ उठाया है, लेकिन अब टैरिफ को हथियार बनाकर विभिन्न देशों से अनुचित लाभ हासिल करने की कोशिश कर रहा है। जू ने भारत और चीन संबंधों को मजबूत करने पर जोर देते हुए भारतीय कंपनियों को चीन में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। चीन की इंडस्ट्री के लिए भारत में निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और भेदभाव रहित व्यापारिक माहौल की उम्मीद जताई। जू फेईहोंग ने सोमवार को कहा कि एक तरफा नीति और धौंस के कारण विश्व में उथल-पुथल और परिवर्तन का नया दौर आ गया है। अभी तक के लिए बस इतना ही। बाकी की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए आरकेबी न्यूज़ के साथ। मैं जिया सक्सेना अब आपसे अनुमति लेना चाहती हूँ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।